रात के लगभग 11 बज चुके थे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम होने लगी थी। ठंडी हवा में सरसराते पेड़ों की आवाजें किसी अनदेखे डर का एहसास करा रही थीं। हाईवे के किनारे एक पुराना ढाबा था, लालटेन ढाबा, जहां ट्रक ड्राइवर, मजदूर और कभी-कभी थके मुसाफिर रुक जाया करते थे। ढाबे के बाहर टिमटिमाती लालटेन और दीवारों पर जमी पुरानी धूल इस बात की गवाह थी कि ये ढाबा बीते समयों का गवाह रह चुका है। लोग कहते थे, रात के बाद यहां सिर्फ वही रुकता है जिसे किस्मत पुकारती है। उस रात तेज हवाएं चल रही थीं। ढाबे के भीतर रामलाल बैठा था, वही जो बीते 30 साल से यहां खाना परोसता था। उसके चेहरे पर डर नहीं, लेकिन थकान जरूर थी। ढाबे के अंदर सिर्फ 2 ग्राहक थे, एक ट्रक ड्राइवर और एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। रामलाल ने तवा गरम किया, रोटियां बेलीं और हल्के सुर में बोला, भाई साहब, रात बहुत हो गई है, आगे का रास्ता सुनसान है, यही रुक जाइए, सुबह निकल जाना। क्या बात कर रहे हो रामलाल? डर लगता है क्या अब भी इस रास्ते से? डर नहीं, अनुभव है। सब डरने वाली चीजें भूत नहीं होती। कुछ समाज के साए भी होते हैं जो भूतों से ज्यादा डरावने हैं। रामलाल की बात सुनकर वो अधेड़ आदमी थोड़ा सिहर गया। बाहर हवा का झोंका आया, लालटेन डगमगाई और दरवाजे की जंजीर खनक उठी। ढाबे में सन्नाटा छा गया। तभी सड़क के दूसरी ओर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है, बचाओ। तीनों एकदम चौंक गए। रामलाल ने तवे से हाथ हटाया और धीरे से बोला, फिर से वही हुआ। कहते हैं उस ढाबे के पास एक कच्चा रास्ता था जहां एक गरीब मजदूर परिवार जलकर मर गया था। गांव वालों ने उन पर जादू टोने का इल्जाम लगाया था। लोगों ने उनके घर में आग लगा दी थी और आज वही आत्माएं रात के अंधेरे में मदद को पुकारती हैं। रामलाल हर रात उस आवाज को सुनता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उस आवाज में आज दर्द से ज्यादा सवाल था, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या इंसान ही असली भूत नहीं? ढाबे के बाहर फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन रामलाल के मन में हलचल थी। वो बोला, आज रात कुछ होने वाला है। रात और गहरी हो चुकी थी। एक पुरानी जीप आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे, 2 बुजुर्ग और एक नौजवान। उनके कपड़ों से मिट्टी झड़ रही थी, चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में कोई पुराना डर झलक रहा था। रामलाल ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। ये वही गांव के लोग थे जो कभी पास के नवाबपुर गांव में रहते थे। वही गांव जो अब सुनसान पड़ा है। अरे लाला जी, आप लोग इस वक्त, इतनी रात को? रामलाल, आज उस जगह से फिर धुआं उठा है, वही जली हुई झोपड़ी से। हमने सोचा शायद तू कुछ जानता हो। क्या मतलब? कौन सी झोपड़ी, कौन सा धुआं? बेटा, तू नया है इस रास्ते पर इस ढाबे और उसके सामने की जमीन की कहानी बहुत पुरानी है। ढाबे में अब चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ लालटेन की लौ डोल रही थी और परछाइयां दीवारों पर किसी डरावने नाटक की तरह नाच रही थीं। बुजुर्ग लाला ने पास की चारपाई पर बैठते हुए बोलना शुरू किया। साल 1987 की बात है, जब इस जगह कोई ढाबा नहीं था। यहां एक गरीब मजदूर औरत शांति अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लोग कहते थे वो जड़ी बूटी जानती थी, लेकिन गांव वालों को लगा वो डायन है। उसने एक गहरी सांस ली।
एक दिन किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और पूरा गांव शांति पर टूट पड़ा। उन्होंने उसे और उसके बच्चों को झोंपड़ी में बंद कर दिया और आग लगा दी। बस उस रात के बाद से हर साल दिवाली की रात उसी जगह से धुआं उठता है और आवाज आती है, हमने क्या बिगाड़ा था। पर सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार तो तब आती है जब समाज अपने पाप धो देता है, पर इस समाज ने तो पाप को परंपरा बना दिया बेटा। मैंने भी वो आवाज कई बार सुनी है, पर आज रात वो पहले से ज्यादा करीब थी। बुजुर्गों की बातों के बीच अचानक बाहर से हवा का झोंका आया। लालटेन बुझ गई, अंधेरा फैल गया। दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। ढाबे के हर कोने में सिहरन दौड़ गई। पर सामने जो दिखा उससे सबकी सांसें थम गईं। काउंटर के पास मिट्टी पर किसी औरत के पैरों के निशान थे, वो भी उल्टे पैरों के। बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ नहीं बोला। लाला बस बुदबुदाया, वो आ गई है, हर साल जैसे आती है, अपने सवाल लेकर। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। रामलाल के हाथ कांपने लगे। उसे लगा वही है, वही शांति की आत्मा जो हर साल लौटती है। भाई, ये औरत कौन है? जिंदा है या? शब्द मत बोलो बेटा। अगर वो वही है तो आवाज सुनते ही और करीब है। तीनों पीछे हटे, पर बुजुर्ग लाला वहीं खड़ा रहा। एक छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी धीरे धीरे बहती थी, जैसे किसी पुराने तालाब का पानी। उस गली में एक पुराना घर था। दीवारों पर वक्त के निशान और अंदर बसी थीं अनकही बातें। उस घर में रहते थे लाला, उनके बेटे मोहन और मोहन की पत्नी सुनीता। लाला एक सीधे साधे मेहनती इंसान थे। उनकी आंखों में हमेशा अपने बेटे और बहू के लिए दुआ रहती थी। लेकिन वक्त कभी कभी अपने ही बनाए घर में तूफान ला देता है। हर रोज वही हाल है मोहन। सुबह सुबह बिना कुछ बोले बस निकल जाते हो। ना ये पूछते हो कि घर में क्या चल रहा है, ना ये कि कुछ चाहिए भी या नहीं। सुनीता, जब से पिताजी बीमार पड़े हैं सबका मूड ही बदला हुआ है। घर में पहले जैसी खुशी तो रही नहीं। मैंने कब कहा कि खुशी नहीं है? पर हर चीज की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? लाला जी को जो चाहिए वो मैं देती हूँ, फिर भी वो मुझसे कुछ ना कुछ खफा रहते हैं। लाला सब सुनते रहते थे, पर कुछ कहते नहीं थे। उनका मन हर दिन जैसे और टूटा जा रहा था। एक पिता जो बेटे के घर में मेहमान बन चुका था। मोहन थका हुआ घर लौटता है। लाला खामोश कोने में बैठे हैं। सुनीता कमरे में है। पिताजी, खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा, खा लिया। तू खा ले, देर हो जाएगी। लाला उठते हैं, अपना पुराना बैग देखते हैं, फिर धीरे से कमरे की ओर चले जाते हैं। उस रात लाला ने पहली बार अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखा। शायद वो सोच रहे थे, क्या मैं बोझ बन गया हूं? अरे, ये लाला जी का बिस्तर खाली क्यों है? मोहन, उठो जरा, पिताजी कहीं दिख नहीं रहे। क्या? कहाँ गए पिताजी? वो पूरे घर में लाला को ढूंढता है। कमरे, आंगन, गली सब खाली। लाला चले गए थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी से नजर मिलाए। बस एक पुराना बैग
और तकिए के नीचे एक चिट्ठी छोड़ गए थे। मोहन कांपते हाथों से चिट्ठी खोलता है। बेटा मोहन, मुझे कोई शिकायत नहीं, पर लगता है अब इस घर में मेरी जगह नहीं रही। मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, मन शांति ढूंढने। ख्याल रखना सुनीता का और अपने घर का। तुम्हारा पिता लाला। मोहन की आंखों से आंसू गिरते हैं। सुनीता, तूने कुछ कहा था उनसे? क्यों चले गए वो ऐसे? नहीं मोहन, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता। लेकिन मोहन के मन में शक की दीवार उठ चुकी थी। उसे लगा पिता घर इसलिए छोड़े क्योंकि बहू से अनबन थी। वो बेचैन हो गया और उसी पल उसने ठान लिया, मैं पिता को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जहां भी हो। मोहन साइकिल उठाता है, गांव के बाहर निकलता है। बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वो नहीं जानता था कि जिस पिता को ढूंढने वो निकला है, उनकी किस्मत ने पहले ही एक अंधेरा मोड़ ले लिया है। रात गहराने लगी थी। आसमान में बादल टकरा रहे थे। हवा में धूल और बेचैनी थी। मोहन अपने पिता लाला की तलाश में मीलों चल चुका था। हर किसी से पूछता, कहीं एक बूढ़े आदमी को देखा है क्या? सफेद कुर्ता, कंधे पर पुराना झोला। पर सब जगह जवाब वही, नहीं बेटा, ऐसा कोई यहां नहीं आया। थका हारा मोहन आखिर पहुंचा अपने पिता के पुराने दोस्त राम सनेही काका के घर। यही आखिरी उम्मीद थी कि शायद वो कुछ जानता हो। काका, कोई है घर पे? दरवाजा खुलता है। सामने एक जवान लड़का, गुड्डू, उम्र करीब 22, चेहरा थका और डरा हुआ। आप कौन? मैं मोहन हूं, लाला का बेटा। सुना था काका मेरे पिताजी को छोड़ने गए थे। गुड्डू की आंखें फैल जाती हैं। कुछ देर चुप रहता है, फिर अंदर बुलाता है। आइए भैया, लेकिन काका अब नहीं रहे। मोहन वहीं ठिठक जाता है। चेहरा सुन्न, आवाज गले में अटकती है। मोहन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उस घर के अंदर हर चीज सन्नाटे में डूबी थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक कोने में टूटी लालटेन, और हवा में घुली थी किसी रहस्य की गंध। गुड्डू धीमे स्वर में बोलना शुरू करता है। भैया, उस रात काका बोले थे कि वो लाला जी को लालटेन ढाबा तक छोड़ देंगे। कह रहे थे रात में बस वहीं तक जाना है। जीप है तो डर कैसा? कौन सी रात? पिछले शुक्रवार की। रात के करीब 9 बजे काका ने जीप निकाली। लाला जी बैठे पीछे और वो दोनों निकल गए। बाहर से हल्की गरज की आवाज आती है। मोहन की नजर दीवार पर टनी एक पुरानी जीप की चाबी पर जाती है, जो अब जंग खा चुकी है। फिर क्या हुआ? सुबह जीप अपने आप घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला हुआ और काका घर लौटे, लेकिन जैसे जीवित होकर भी मर चुके हों। बस बोले, लाला को ढाबे पर छोड़ आया, पर वहां कुछ था। मोहन सिहर जाता है। लालटेन ढाबा, वो जगह जहां लोग रात में रुकने से भी डरते थे। कहा जाता था उस ढाबे की दीवारों पर रोशनी खुद जलती है और वहां कभी कोई मालिक नहीं दिखता। सिर्फ लालटेनें लटकती रहती हैं, अपने आप टिमटिमाती हुई। भैया, काका ने मुझे बताया था। जैसे ही वो ढाबे पर पहुंचे, वहां अंधेरा था। लाला जी बोले, तू जा, मैं यहीं चाय पीकर बस पकड़ लूंगा। काका ने इंजन बंद किया और तभी ढाबे के पीछे से एक औरत की हंसी आई थी। काका बोले, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा चली और लालटेन अपने आप जल उठी। उसके बाद काका बोले, लाला वहीं बैठे रहे,
मैं वापस आ गया। और अगले दिन काका की लाश जीप के पास मिली। चेहरा नीला पड़ा हुआ, होठों पर वही हंसी। सुबह की पहली किरण ढाबे की दीवारों पर पड़ी, मगर उस जगह की रूह अब भी अंधेरे में डूबी थी। लालटेन अब भी जल रही थी, उसकी लौ स्थिर थी, पर भीतर एक अधूरा किस्सा सुलग रहा था। मोहना ढाबे के बरामदे में बैठा था, आंखें लाल, होठ सूखे और चेहरे पर ऐसा खालीपन मानो उसकी सारी दुनिया किसी ने लूट ली हो। उसके सामने जमीन पर पिता लाला हरनाम सिंह की चादर पड़ी थी। अब सिर्फ राख और कुछ अधूरे शब्द थे। बेटा, कभी किसी को घर से मत निकालना। लोग धीरे धीरे ढाबे पर आने लगे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी आकर सिर झुका दिया। रामू ने सबको बताया कि लाला कई दिनों से यहां अकेले थे। कोई हालचाल लेने वाला नहीं आता था। मोहना की आंखों के सामने पिछले महीने की यादें कौंध गईं। वो दिन जब उसके घर में झगड़ा हुआ था। कारण उसकी पत्नी सुनीता। तुम्हारे पिताजी अब बुढ़ापे में बस झगड़ा करते हैं, हर बात में टोकते हैं। घर छोटा है, हम कहाँ रहें? पर सुनीता, वो मेरे पिता है, उन्होंने ही तो ये घर बनाया है। तो उन्हें कहो वो अपने ढाबे पर रहें। वही रहते हैं ना दिन भर, अब वहीं रहें रात में भी। मोहन चुप रह गया। उस दिन उसने पिता से कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं। बेटा, तू कुछ बोलेगा नहीं? मैं चला जाता हूं। वैसे भी अब इस घर में मेरी जरूरत नहीं। और उस दिन लाला अपने पुराने ढाबे पर लौट गए थे, बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत किए। अब वही बेटा, वही मोहन अपने पिता की लाश के सामने बैठा था। हर शब्द, हर लम्हा उसके दिल में नुकीले पत्थर की तरह चुभ रहा था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मैं चला जाता हूं बेटा। अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। पिताजी, मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। मैं आपकी बात सुन सकता था, पर नहीं सुना। कहते थे ना, लालटेन की लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए जब तक घर में प्यार जिंदा है। पर आज सब बुझ गया पिताजी। शाम होने लगी थी। आसमान लाल रंग में रंग गया। ढाबे की दीवारों पर अब कोई साया नहीं था, बस हल्की सी शांति थी, जैसे लाला की आत्मा को चैन मिल गया हो। मोहना वहीं ढाबे पर बैठा रहा। लोग चले गए, लेकिन वो नहीं गया। अब वो रोज उस ढाबे को चलाता था, उसी जगह पर बैठकर जहां उसके पिता बैठते थे। कहते हैं, अब जब रात में हवा चलती है, लालटेन की लौ हिलती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे बचा रहा हो। और मोहना धीरे से कहता है, पिताजी, अब ढाबा आपका नहीं, हमारा है। कभी अपने बड़ों को बोझ मत समझो। जो आज तुम्हें सहारा देते हैं, कल वही याद बन जाते हैं। और वो याद जब लौटती है तो बस पछतावा छोड़ जाती है।